Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. You are listening to Sahar Shibir, and the topic which I'll be presenting today is the role of judiciary in the constitutional history of Pakistan. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी है क्या। तो जुडिशरी इन पाकिस्तान इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। एक को आप कहते हो सुपीरियर या हायर जुडिशरी और एक को आप कहते हो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। अब जो सुपीरियर जुडिशरी होती है उसमें आपके पास सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट्स और 5 हाई कोर्ट्स आ जाती हैं, जो कि हैं ऑब्वियसली प्रोविंशियल कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट्स हर प्रोविंस की, ठीक है, और कैपिटल टेरिटरी की हाई कोर्ट। इसके अलावा जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में आपके पास कोर्ट्स आती हैं वो होती हैं सिविल और क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसी तरह बहुत सारी कवरिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, कस्टम्स एंड एक्साइज कोर्ट्स, स्मगलिंग से रिलेटेड कोर्ट्स, ड्रग्स, टेररिज्म, टैक्सेशन, एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड करप्शन की कोर्ट्स। अब हम देखते हैं कि जुडिशरी कैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करती है। जुडिशरी के बहुत से फंक्शंस हैं, बहुत से रोल्स हैं, जिनमें से एक ये भी है कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, गार्ड करती है। कैसे गार्ड करती है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑब्वियसली जुडिशरी का एक रोल है, एक पार्ट है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी एक टाइप है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करे, ठीक है, और उसको अपलिफ्ट करे। इसी तरह अगर कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मज़ीद वर्कआउट नहीं कर रहा या मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशन का अब उसको फ़ायदा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नल एंड वॉइड करार दे सकती है। अब अगर हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का रोल देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी एक तरह से गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है। प्रीवियसली और आइडियली ये समझा जाता है कि जुडिशरी का काम सिर्फ लॉज को इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपहोल्ड करती है, अपलिफ्ट करती है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो लॉज मजीद कॉन्स्टिट्यूशन का साथ नहीं देते उनको सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, नल एंड वाइड करार दे देती है। इसी तरह ये जो जुडिशरी का रोल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें, एक टर्म आपने सुनी होगी जिसको आप जुडिशियल रिव्यू के नाम से आपने सुना होगा। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी कोर्ट जो है वो अपना जुडिशियल रिव्यू देती है तो एक तरह से उसको इस मीनिंग में या इस मायने में लिया जाता है कि वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ही क्रिएट कर रही है। अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगस्त 1947 में, आपको पता है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होती है, वो पहला डॉक्यूमेंट पेश किया गया पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में, ठीक है, और ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, क्योंकि उसको ज़्यादा मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया, जो कि ईस्ट पाकिस्तान की हिंदू माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो इस वजह से वो जो है वो बग़ैर किसी वाज़ेह अपोजिशन के, सिवाय इनके किसी ने अपोज नहीं किया, सो दैट्स वाई वो इंट्रोड्यूस भी हो गया और अडॉप्ट भी कर लिया गया। फिर सितंबर 1950 में जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है, ठीक है, उसने एक इंटरिम रिपोर्ट अपनी शाया करना चाहिए, इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन उसको क्योंकि अपोजिशन का सामना करना पड़ा बंगाल और पंजाब के लोगों से, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर दिसंबर 1952 में फाइनली उन्होंने दोबारा बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कराई असम्बली में, और सितंबर 1954 में इस रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के तौर पे। 1954 में फिर आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है उसको गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अकॉर्डिंग टू दैट अथॉरिटी थी, ठीक है, कि वो डिसॉल्व कर सकता था। फिर 1954 के जून में जो है वो इंडायरेक्ट इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं ताकि सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई जा सके, क्योंकि फर्स्ट तो अब डिसॉल्व कर दी गई है। सितंबर 1955 में 1 यूनिट फार्मूला जो है वो पेश किया जाता है, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो था, जिसके अकॉर्डिंग वेस्ट पाकिस्तान की तमाम 4 प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को 1 यूनिट और ईस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट करार दिया गया था। फरवरी 1956 में जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोमलगेट यानी कि प्रोक्लेम किया जाता है, बाकायदा ऐलान के एलानिया तौर पर उसको एक्शन में लाया जाता है। और अक्टूबर 1958 में ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, इसको इनएक्टिव और एब्रोगेट कर देते हैं जनरल अयूब खान, और मार्शल लॉ मुल्क में इम्पोज कर दिया जाता है। 1962 के जून में क्या होता है कि जनरल अयूब खान अपना एक 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोक्लेम करते हैं, अनाउंस करते हैं, इन एक्शन लाते हैं एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। और 1969 के मार्च में जनरल अयूब खान जब अपनी कुर्सी से उतर जाते हैं प्रेशर और मुखालफत के जेर नज़र, तो वो जनरल मोहम्मद याया खान को अपना सक्सेसर के तौर पर चुनते हैं, जो कि जनरल मोहम्मद याया खान उस कुर्सी पर आगे बैठते हैं और सेकेंड मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज कर देते हैं।
1970 में ये होता है कि जो 1 यूनिट है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, 1 यूनिट फार्मूला जो मोहम्मद अली बोगरा का था, और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जनरल मोहम्मद याह्या खान ले आते हैं, ठीक है। और दिसंबर 1970 में उसी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नतीजे में क्या होता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे मुल्क में। एडल्ट फ्रेंचाइज ये होता है कि हर एडल्ट इंसान जो 18 से ऊपर है वो वोट दे के अपनी मर्जी का लीडर मुंतखब कर सकता है। दिसंबर 1971 में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, वो ये कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है आफ्टर अ ब्लडी सिविल वॉर, और जनरल याह्या खान जो है वो अपनी कुर्सी से उतर जाते हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो कुर्सी ले लेते हैं हुकूमत की, और वो फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। 1972 के मार्च में पीपल्स पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के दरमियान एक ट्राई पार्टी यानी 3 पार्टीज़ का एक बाहिमी ताउन का मुआहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है। और 1973 में क्या होता है कि अप्रैल 1973 में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर 1977 में जुलाई में 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड कर देते हैं जनरल ज़ियाउल हक। तमाम तर सेंट्रल और प्रोविजनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनको डिसमिस कर देते हैं, और लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ को भी डिसॉल्व कर देते हैं, और इसी तरह मुल्क में एक और मिलिट्री काउप या मार्शल लॉ फेस करना पड़ता है। 1985 में ये होता है कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जो पहले एब्रोगेट कर दिया था जनरल ज़ियाउल हक ने, वो उसको दोबारा से रीस्टोर करते हैं और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाते हैं, ठीक है। उन अमेंडमेंट्स को क्या नाम देते हैं, ये रिवाइवल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1985, ठीक है। और इस बेस पे इलेक्शंस जो हैं वो हेल्ड कराए जाते हैं मुल्क में। फिर नवंबर 1985 में ये होता है कि पार्लियामेंट जो है, क्योंकि इलेक्शंस हेल्ड हुए थे तो पार्लियामेंट बनी, ऑब्वियसली पार्लियामेंट एट्थ अमेंडमेंट जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको लीगल वैल्यू दे देती है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको राइट करार दे देती है, ताकि कवर अप किया जा सके जो भी जनरल ज़ियाउल हक ने किया। उसको पहले सस्पेंड किया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर रीस्टोर किया, तो उनके इन एक्शंस को कवर अप करने के लिए और जायज़ करार देने के लिए 8th अमेंडमेंट पास कर दी जाती है। और 1997 के अप्रैल में क्या होता है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर की ले लेती है, गेन कर लेती है, जो कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th अमेंडमेंट की गई थी उसमें ले ली गई थी, प्राइम मिनिस्टर से टेकन अवे कर ली गई थी और प्रेसिडेंट को दे दी गई थी। तो जो सिविल गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की 1997 की, उन्होंने क्या किया कि ये जो अमेंडमेंट के जरिए कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर से ले ली गई थी उन्होंने वापस प्राइम मिनिस्टर को रिस्टोर कर दी और प्रेसिडेंट से ले ली। अक्टूबर 1999 में ये होता है कि जनरल मुशर्रफ जो है वो थर्ड मिलिट्री काउप या मार्शल लॉ एक और जो है वो लॉन्च कर देते हैं, तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशन को जो था उसको सस्पेंड कर देते हैं और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देते हैं, और ख़ुद क्या बन जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। मुल्क में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो अपना वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है 1999 का उसको वो अनाउंस करते हैं, और प्रेसिडेंट बन जाते हैं वो पाकिस्तान के जून 2001 में। अगस्त 2002 में ये होता है कि मुशर्रफ अपना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 इशू करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो मुल्क में जनरल इलेक्शंस होंगे। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इन्होंने पहले एब्रोगेट कर दिया था उसको भी ये रिस्टोर करेंगे, और बहुत सी इस तरह अमेंडमेंट्स करते हैं ये। दिसंबर 2003 में ये होता है कि पार्लियामेंट जो है वो 17th अमेंडमेंट पास करती है, पहले हुई थी 8th अमेंडमेंट, अब होती है 17th अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और इसमें इसको मतलब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, जो कि मुशर्रफ ने पेश किया था 2002 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, और इसी तरह दोबारा से क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और नेशनल असेंबली को दोबारा से ब्रिंग बैक कर लिया जाता है, वापस ले आया जाता है, लेकिन वो होंगे तो सही, लेकिन वो प्रेसिडेंट के थंब के अंडर होंगे, यानी कि उनका हुक्म किसका मानेंगे, वो प्रेसिडेंट का ही मानेंगे, और प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे, जनरल मुशर्रफ। नवंबर 2007 में ये होता है कि मुशर्रफ एक और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नंबर 1 2007 जो है वो पेश करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग सारी जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की, वो किसको मिल जाती है, उनको खुद यानी कि मुशर्रफ को, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो मिलिट्री चीफ की सीट छोड़ देते हैं और मुल्क के प्रेसिडेंट के तौर पे होली एंड सॉली बन जाते हैं। फरवरी 2008 में क्या होता है कि जनरल इलेक्शंस किए जाते हैं मुल्क में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैट लीगल फ्रेमवर्क और ऑब्वियसली, और जनरल मुशर्रफ की पार्टी को शिकस्त हो जाती है, और अगस्त 2008 में जनरल मुशर्रफ अपनी सीट से उतर जाते हैं, प्रेसिडेंट की सीट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर आकर। अप्रैल 2010 में ये होता है कि 18th अमेंडमेंट की जाती है उसी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले 8th की गई, फिर 17th, फिर 18th, और इसके अकॉर्डिंग वही के प्राइम मिनिस्टर को उसकी पावर्स वापस दिला दी जाती हैं, प्रेसिडेंट से पावर्स ले ली जाती हैं, ठीक है। और इस तरह मुल्क में जो है वो जो कि पहले सेमी प्रेसिडेंशियल था अब पार्लियामेंट्री सिस्टम अनाउंस कर दिया जाता है। अब अगर हम रोल ऑफ जुडिशरी देखें पाकिस्तान की डीलिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में 1947 से 1956, आपको ये पता है कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया और 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये 9 साल क्यों लगे, जबकि जल्दी बन जाना चाहिए था, जल्दी बन सकता था। ये जो 9 साल लगे, बहुत सी और भी रीजंस हैं इसमें, नो डाउट, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड रोल ऑफ जुडिशरी है तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ जुडिशरी का भी एक बहुत जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल काबिल ज़िक्र रोल है इसमें कि क्यों ये डिले हुआ। तो उसमें मौलवी तमीजुद्दीन का केस आ जाता है, ठीक है, आपके पास।
जुडिशरी इंटरप्रेट करती है लॉज को, हमें पता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की डिलेइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसी के एक एग्जांपल हमारे पास मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस फेडरेशन का केस भी है। उसमें क्या हुआ था कि मौलवी तमीजुद्दीन जो थे वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और गवर्नर जनरल जो थे वो गुलाम मोहम्मद थे। तो गुलाम मोहम्मद ने अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हुए असम्बली को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो मौलवी तमीजुद्दीन ने चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में उनके इस फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर की, ठीक है, कि वो ऐसा नहीं कर सकते। पिटीशन कौन सी थी, दो तरह की रिट्स उन्होंने फाइल की थी। एक तो थी रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस के अकॉर्डिंग यही था कि वो जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते कोई भी प्रोक्लेमेशन गवर्नर जनरल होली एंड सोली, ठीक है, नहीं डिजॉल्व कर सकते इस तरह असम्बली को। और जो रिट ऑफ को वारंटो थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी उन्होंने अपनी मर्जी के पुरानी असम्बली डिजॉल्व करके जो नए मिनिस्टर्स लाए हैं, ठीक है, किस बेस पे, किस क्वालिफिकेशन पे वो नए मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अपने मतलब किस बेस पे वो आए हैं, ना उनको अवाम ने चुना है ना किसी और बेस पे, तो फिर किस बेस पे वो आए हैं, ये दो रिट्स उन्होंने पिटीशन में फाइल की थी। अब चीफ कोर्ट में जब उनका फैसला गया तो चीफ कोर्ट ने ये जो स्टेप किया था गुलाम मोहम्मद ने कि असम्बली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया था, उनको नल एंड वॉइड उनके स्टेप को करार दे दिया और मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला हो गया। ठीक है, फेडरल कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया उनके लिए। अब फेडरल कोर्ट का अगर आप फैसला देखें तो वो मौलवी तमीजुद्दीन के खिलाफ था, फेडरेशन का जो फैसला था, और गवर्नर जनरल के हक में था। वो कैसे, पहला पॉइंट जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा गवर्नर जनरल एसेंट इज़ नेसेसरी, यानी कि गवर्नर जनरल का जो रजामंदी है वो नेसेसरी है, ठीक है, उसकी मर्जी के बगैर असम्बली ऑब्वियसली नहीं चल सकती। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है अगर वो कहता भी है, उसका सेक्शन 223A कहता है कि वो नहीं डिजॉल्व कर सकता गवर्नर जनरल, तो वो अब हमारे मुल्क का लॉ नहीं है। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ने उस पर नॉन एसेंट यानी गैर रजामंदी का इजहार किया है, और गवर्नर जनरल का एसेंट ज़रूरी है, जैसा कि पहले पॉइंट में आपने पढ़ा। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि नो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ चीफ कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चीफ कोर्ट, जिस तरह पिछली चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने नल एंड वॉइड करार दे दिया था उनका डिसीजन गवर्नर जनरल का, तो यहाँ ये कहा गया कि चीफ कोर्ट तो कोई भी ज्यूरिसडिक्शन या किसी भी डिसीजन को नल एंड वॉइड करार दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो लॉ नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने पेश किया फेडरल कोर्ट ने, उसके मुताबिक ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ नो सॉवरेनिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अपना कोई सॉवरेनिटी नहीं है, गवर्नर जनरल एक सॉवरेन अथॉरिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है अपने एक्सटेंट के अकॉर्डिंग। अब इस डिसीजन का इफेक्ट ये हुआ कि फेडरल कोर्ट के इस डिसीजन ने ऑब्वियसली चीफ कोर्ट ऑफ सिंध के डिसीजन को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि जो चीफ कोर्ट है वो तो कोई डिसीजन इस तरह का दे ही नहीं सकती कि नल एंड वॉइड करार दे किसी के डिसीजन को। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं कर सकती वो। अब अगर हम बेंच देखें फेडरल कोर्ट का, जिन्होंने ये तमाम फैसले दिए थे, तो उसमें थे चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मोहम्मद शरीफ, जस्टिस एस ए रहमान, जस्टिस एजम अकरम और जस्टिस आर कॉर्लेनियस। कंक्लूजन हमें जो है वो एंड में ये मिलता है कि ये कोर्ट ही थी, ये फेडरल कोर्ट ही थी, ठीक है, जुडिशरी का ही रोल था, जिसने के फेडरेशन के हक में ये फैसला दिया। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल के हक में फैसला दिया, और जो नए मिनिस्टर्स उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी तैयार की थी उनके हक में फैसला दिया, और जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको डिसोल्यूट कर दिया, और उसके डिसोल्यूशन का जो फैसला था डिसॉल्व करने का उसको सही करार दिया, और जो रिट पटिशन की थी दायर मौलवी तमीजुद्दीन ने, उसको इन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। सेकंड केस जो हमारे पास आ जाता है, जो आपको ये शो करता है कि जुडिशरी का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन के डिले में, वो है यूसुफ पटेल केस। अब यूसुफ पटेल केस जो था, इसमें ये हुआ था कि यूसुफ पटेल एक इंसान था जो कि लाड़काना मजिस्ट्रेट ने उसको गुंडा करार दे दिया था। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो अपनी श्योरिटीज़ जमा नहीं कराई थी, उसकी श्योरिटीज़ क्लियर नहीं थी। तो उसने सिंध चीफ कोर्ट में जब मुकदमा दायर किया, अपनी रिट दायर की, तो उन्होंने जो है वो उसकी कन्फाइनमेंट को इलीगल करार दे दिया। फिर उसने जो है वो फेडरल कोर्ट में अपनी रिट दायर की। तो तब क्या हुआ, बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में एक सेक्शन 9 है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल को लॉ बनाना होता है। ठीक है, ड्यूरिंग 1947 से 1948 तक उसको बनाना था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने एक सेक्शन 92A इंट्रोड्यूस कराया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक साल और बढ़ा दिया कि 1949 तक जो है वो गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से किसी भी बंदे को दायर कर सकता है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो सिंध का कंट्रोल गुंडास एक्ट 1952 उन्होंने जो है वो राइट किया, जो कि इलीगल चीज़ थी, क्योंकि 1949 तक उसके पास इख्तियार था, पर उन्होंने जो उस टाइम पे अपना फ़ायदा लिया उन्होंने अपनी अथॉरिटी का, और ये उन्होंने राइट कब कराया, ये जो एक्ट था 1952 में। इसके अकॉर्डिंग जो है यूसुफ पटेल को सज़ा हो गई थी, लेकिन बाद में इस पर काफ़ी क्वेश्चन उठे कि ये तो था ही इलीगल, उनके पास ड्यूरेशन जो थी 1949 तक थी, पर 1952 में उन्होंने इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस बंदे को सज़ा दी। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी, इस रोल ऑफ जुडिशरी ने इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशन डिले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब अगर आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का एक जिस्ट ले लें, फिर हम उसमें रोल ऑफ जुडिशरी भी डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान में, फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद मिलिट्री रूलर्स आए, ठीक है, मार्शल लॉ लगा, फिर मुशर्रफ की एक लेगेसी आई, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हुए।
तो अब इनमें अगर हम रोल ऑफ जुडिशरी को देखें, अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ जुडिशरी के रोल की वजह से, और हमने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री भी देखी। तो आपने ये चीज़ ज़रूर हमें वाजे हुई, क्लियर हुई कि इस सारे बैकग्राउंड को देखते हुए पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं और जजेस हैं, ऑल दो उनको समझा जाता है कि वो उनके एक तरह से पॉलिटिक्स से अलग हैं, ठीक है, बट बेसिकली वो ना सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं और ये सेपरेशन ऑफ पावर सिस्टम है इसको प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि काफ़ी सर्कमस्टेंसेज ऐसे भी देखने में आए हैं, ठीक है, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अकोमोडेट किया हो या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया हो और एकोमोडेट किया हो। और इसी तरह जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने उन पे फिर मिलिट्री के ज़रिए, ठीक है, मैन्यूवर भी किए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, उन्होंने मिलिट्री के ज़रिए चढ़ाई भी की जुडिशरी पे। तो ये भी देखने में आया। तो जजेस ने, ये जुडिशरी ने ऐसा इंटरफेरेंस इसलिए भी की होगी कि आइदर तो उन्होंने इसको स्टेट के लिए ज़रूरी समझा, या फिर उन्होंने इसे अपने ओहदे और अपने पर्सनल के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी समझा। सो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन पे आएँ, तो जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली डिपेंड करता है या एक तरह से इंट्रस्ट करता है, सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है हमारी सुपीरियर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट को, कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे और काफ़ी जगहों पे डिफेंड भी करे, ठीक है। जुडिशरी का बेसिकली काम ये होता है कि लॉज को लुक आफ्टर करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं उनको लुक आफ्टर करना, और जो लोग उस लॉ को फॉलो ना करें उनको वायलेट करें, उनको पनिश करना, ठीक है। इसी तरह कमेटीज़ भी बनाई जाती हैं लॉयर्स के, जजेस के ओपिनियंस लेने के लिए, ताकि उनके ओपिनियंस लेकर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है उसमें आप उनको ऐड कर सको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या है कि अगर आप रोल ऑफ जुडिशरी देखो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में पाकिस्तान की, तो जुडिशरी को सप्रेस किया जाता रहा है। पावरफुल लीडर्स, पावरफुल जो आपके लीडर्स होते हैं, चाहे उसको मैन्योवर के जरिए या मिलिट्री के ज़रिए उन पर चढ़ाई करके उनको सप्रेस किया जाता रहा है, और उनको इतनी कभी आज़ादी दी ही नहीं गई पावरफुल एलिट्स और पावरफुल लीडर्स की वजह से कि वो मुल्क को जो है वो, या मुल्क के स्टेट के सर्वाइवल के लिए कोई अच्छा इकदाम उठा सकें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इस वजह से वो लिटरल मीनिंग में अगर आप देखें तो लॉ इन्फोर्स कभी करा ही नहीं पाई जुडिशरी। अगर करा पाएँ तो जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क फ्रीली। अस्सलाम वालेकुम।